Assalamu alaikum, my dear friends. I'm so sorry for the late recording because I had some other works and therefore I was unable to make a sort of a space for this video. Basically, in this video, I'm going to revise all the topics related to world history which we have discussed in our class, and the content which I'm going to discuss, I'm going to tell you. Importance of history, ये हमारा पहला लेक्चर था और उसमें हमने प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बारे में कुछ बातें जानी थी। उसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ और उसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, इन दोनों में फ़र्क है। अच्छा, उसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसमें जो मतलब मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स की हमने बात की थी, या जो सिविलाइजेशन की जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हमने उनको डिस्कस करना है। और चाइनीज़ जो सिविलाइजेशन है उसमें चाइनीज़ सिविलाइजेशन की कुछ इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ और उसके साथ साथ उसमें हमने कुछ 2 से 3 चीज़ें और भी डिस्कस की थी, जिसमें ओपियम वार्स थी, उसके अलावा ग्रेट लीप फॉरवर्ड था और कल्चरल रिवोल्यूशन। अच्छा, और उसके अलावा हमने करंट कॉन्टेक्स्ट में हमने थोड़ा जो स्पेस मिला था हमने उसमें सीपैक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइनीज़ इन्वेंशन है उससे रिलेटेड हमने इन चीज़ों को भी डिस्कस किया हुआ था। इसमें और हम ग्रीक सिविलाइजेशन को थोड़ा बहुत देखेंगे और पर्टिकुलर उसमें जो डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट है हमने उस चीज़ को देखना है, और रोमन सिविलाइजेशन जो है उसको और उसकी जो डाउनफॉल है पर्टिकुलर उसके पीछे रीजंस क्या थे उनको देखना है। और उसके अलावा इसमें जो इस्लामिक सिविलाइजेशन मुस्लिम सिविलाइजेशन है और उसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैलिफेट है सिस्टम है, और उसमें जो 2 से 3 डायनेस्टीज है जैसे उमय्यद, फातिमिद और उसके साथ साथ अब्बासिद, ये इनको हम डिस्कस करेंगे। अगर और कोई भी चीज़ अगर रह जाती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको भी डिस्कस कर लूँगा। अब पहले हम शुरू करते हैं कि भाई वर्ल्ड हिस्ट्री जो है हम ये जो हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, उस हिस्ट्री की सिग्निफिकेंस क्या है। कन्फ्यूशियस चाइनीज़ एक फ़िलासफ़र है, उन्होंने कहा था कि भाई स्टडी द पास्ट इफ़ यू वुड डिवाइन द फ्यूचर। अगर आप लोगों ने अपने फ्यूचर को सही करना है, बनाना है, तो आपने अपने पास्ट को देखना होता है। तो ये एक हकीकत है जो अगर आप अपनी ज़िंदगी को, अपने जो लाइफ की सिचुएशन को सेट करना चाहते हैं, सोसाइटी में जितने मसले मामलात हैं, अगर उनको आप लोग उनमें आप रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, उसमें आप बेहतरी लाना चाहते हैं, या अपनी इंडिविजुअल लाइफ में या कलेक्टिव लाइफ में स्टेट के जो मसले मामलात हैं कहाँ पर किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, उनमें पास्ट को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई आप लोगों ने या हमने गलतियाँ कहाँ पे की थी, इनको हम कैसे सेट कर सकते थे, या फ्यूचर में हम किस तरह हम डिसीजन ले सकते हैं जिसमें हम नुकसान से बच सकें या मतलब हम आगे डेवलप हो सकें। तो ये एक मतलब एक सिग्निफिकेंस है हिस्ट्री की। ये उसके अलावा जो और इसकी सिग्निफिकेंस बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, आप पूरी दुनिया को अच्छे तरीके से जानते हैं, आपके पास हिस्टोरिकल इवेंट्स का आपको पता होता है, आप मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं, मतलब आप ये भी चीज़ें देखते हैं कि जो वक्त के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं उनके काजेज़ क्या हैं, उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उनकी रेमेडीज़ क्या हैं। अच्छा, उसके अलावा मतलब हाउ टू सर्वाइव ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम, मुश्किल वक्त में हम कैसे मतलब हम बच सकते हैं, इनका ताल्लुक़ आपकी हिस्ट्री के साथ ज़रूर है कहीं ना कहीं से। डिफरेंस, अब उसके बाद दूसरी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जो है बिफोर हिस्ट्री, मतलब वहाँ पे जो है ना राइटिंग हैड नॉट डेवलप, वहाँ पे राइटिंग जो है डेवलप नहीं हुई है, हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं उस चीज़ का, इसको हम क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री। और जो हिस्ट्री है इट रिफर्स टू रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। ये बुनियादी तौर पे इसमें फ़र्क है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसके फ़ौरन बाद हम चलते हैं एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज़। एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज़ में जब हमने बात शुरू की थी तो हमने पहले स्टोन एज से शुरू की थी। स्टोन एज जो है वो प्री हिस्ट्री है, उसमें हमने चीज़ देखना है कि कौन कौन सी एरियाज़ हैं। उसमें ब्रॉन्ज़ एज है और दूसरी जो है आयरन एज है। अब उसमें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको थोड़ा बहुत हम देखेंगे। अब स्टोन एज को जैसे हम पहले डिस्कस करते हैं तो उसमें 3 मतलब उसमें एजेस हैं। एक पैलियोलिथिक एज है जिसको आप ओल्ड स्टोन कहते हैं, ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। दूसरी मेसोलिथिक एज है जिसे आप मिडिल स्टोन एज कहते हैं। तीसरी न्यूलिथिक एज है जिसे आप न्यू स्टोन एज कहते हैं। इनकी जो थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन है वो स्लाइड्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस भी की है, आप वहीं से थोड़ा बहुत देख भी सकते हैं। अब स्टोन एज जो है उसके जो मेन फीचर्स हैं वो है कि 2.5 मिलियन ईयर्स अगो इन अफ्रीका हमें इसके जो रिमेंस वगैरह वहाँ से मिलते हैं, और ये वहाँ से मतलब उसमें जो एविडेंसेस हैं इसकी जो एज एक्सटेंड होती है वो 5000 सालों तक है। वहाँ उसमें जो एविडेंसेस है ह्यूमंस के बारे में
कि भाई वो नोमैडिक ग्रुप्स में रहते थे, मतलब उनके जो मतलब कभी कहाँ पे, और उसके साथ साथ जो है उनके जो मेन सोर्स ऑफ जो लिविंग थे वो हंटिंग थी। हंटिंग वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की करते थे और इससे क्या करते थे, वो सर्वाइव करते थे। उनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो होते के जो टूल्स थे जो यूज़ करते थे, प्रीमिटिव स्टोन्स, उसके अलावा साथ टूल किट्स थी उनके पास, हैमर्स थे, एक्सेस, उसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं मैंने आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाई दी। अब ये स्टोन एज जो है वो कोलेप्स क्यों हुई है, कहाँ पे किस तरह हुआ है, उसके बाद कौन सी एज शुरू हुई है, अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। इसका कोलेप्स जो है, यूज़ ऑफ स्टोन्स रिप्लेस्ड बाय बेटर मेटल्स लाइक कॉपर, टिन एंड ब्रॉन्ज। जब कॉपर और टिन और ब्रॉन्ज का जब इस्तेमाल होने लगा तो ये मतलब ये बेटर मेटल्स थे, इससे यह हुआ कि जो आपकी स्टोन एज जो है वो रिप्लेस हो गई। और उसके बाद फ़ौरन बाद जो आती है वो आती है आपकी ब्रॉन्ज एज आती है। अब ब्रॉन्ज एज जो है वो शुरू कहाँ से होती है, 3300 BC से 1200 BC। अब ये ब्रॉन्ज एज है। ब्रॉन्ज एज में क्या है, यहाँ पे राइटिंग डेवलप हो रही है और ये जो है वो चाइना में इंट्रोड्यूस हो रही है, उसके साथ साथ उसकी नियर ईस्ट में। इसमें यूज़ ऑफ कॉपर, टिन एंड ब्रॉन्ज स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे जो इन्वेंशन ऑफ व्हील वो यहीं पे हुई है। फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी वो भी यहाँ पर आपको मिलती है। और उसके साथ साथ राइज ऑफ स्टेट्स एंड किंगडम्स। और इसमें जो सिविलाइजेशन जो हमें मतलब मिलती हैं वो हैं सुमेरियन जो हैं, उसके साथ साथ बेबीलोनियन, वो जो आज जैसे आप इराक कहते हैं। और इनकी जो फर्दर डिस्क्रिप्शन वगैरह वो आपकी स्लाइड्स में पड़ी हुई है। ये एज कहाँ पे डाउनफॉल है, इसका क्यों हुआ है, फेमाइन, अर्थक्वेक, सोशो पॉलिटिकल जो अनरेस्ट था उससे क्या हुआ कि कॉपर, टिन और ब्रॉन्ज की शॉर्टेज हो गई। और उसकी शॉर्टेज होने के फ़ौरन बाद क्या हुआ, आपकी जो है वो आयरन एज शुरू होती है। अब आयरन एज क्या है, वो बहुत सिंपल है और शॉर्ट है, 1200 से लेकर 600 BC तक है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो आयरन एंड स्टील जो है वो उसको दोनों को इस्तेमाल किया गया है, मतलब टूल्स जो थे बनाने के लिए और उसके में साथ साथ वेपन्स बनाने के लिए। इसमें जो इंक्रीजिंग जो मतलब यूज़ ऑफ आयरन है उससे क्या हुआ कि इम्प्रूवमेंट हुई एग्रीकल्चर में, उसके साथ साथ मिलिट्री एक्टिविटीज़ में भी इम्प्रूवमेंट हुई है। ये है मतलब जो ह्यूमन एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इनकी जो डिस्क्रिप्शन है या डिटेल है वो आप लोग स्लाइड से भी देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो हमारे पास टॉपिक है वो डार्विन की थ्योरी है। भाई डार्विन की जो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन है, बजात खुद इंसान, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग के साथ साथ जो है वो कंट्रोवर्शियल भी है। ख़ास करके जो रिलीजियस जो मतलब हमारे जो इस्लाम है, इस्लाम डार्विन की थ्योरी को मुकम्मल तौर पे मतलब उसको नेगेट कर रहा है, उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे। डार्विन की थ्योरी अब बुनियादी तौर पे है क्या, अब वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो डार्विन की थ्योरी है, इसमें बुनियादी तौर पे वो कहते हैं कि स्पीशीज़ इवॉल्व ओवर टाइम। जो मतलब स्पीशीज़ हैं वो वक्त के साथ साथ इवॉल्व होते हैं और वो जो हैं दे गिव राइज टू न्यू स्पीशीज़, उनमें से दूसरी स्पीशीज़ बनती हैं। और उनका जो मतलब जो एंसेस्टर्स हैं, जहाँ से मतलब उनकी शुरुआत है वो कॉमन है, वो किसी एक ही जगह से हो रहे हैं। ये मतलब उनकी पॉइंट नंबर 1 है। दूसरी बात है कि वो कहते हैं कि एवोल्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हो रही है। रिसोर्सेज जब कम पड़ जाते हैं तो ये जो स्पीशीज़ हैं एनवायरनमेंट के साथ वो अडाप्ट करना शुरू कर देती हैं। जो स्पीशीज़ एनवायरनमेंट के साथ अडाप्ट नहीं कर लेती हैं वो बहुत टाइम ज़्यादा रहती हैं, जो नहीं कर सकते वो ख़त्म हो जाते हैं। और इसको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी कहते हैं। ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये 1838 में लंदन जू में, मतलब ये उन्होंने ही वॉज इंक्लाइन टू नो हाउ डू द लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन गॉट टू द वे दे आर। मतलब वो ये देखना चाहते थे कि जो मतलब जो स्पीशीज़ है उसके साथ साथ जो इंसान है वो आज जो है वो किस तरह मतलब ये है और कैसे मतलब इसकी जो ओवरऑल प्रोसेस हुआ है। तो इन्होंने जो इनकाउंटर किया था वो मैंने आपको बताया था क्लास में, वो फीमेल ओरंगुटन था। स्पेशी ऑफ एप है, मतलब एक एप की जो है ना वो स्पेशी है। उन्होंने देखा कि उनकी जो उन्होंने ये कंपैरिजन किया कि इंसान और ओरंगुटन जो भी हैं इनके बीच में जो इनके इमोशंस हैं वो सिमिलर हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो दोनों चीज़ें हैं इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो सेम है। जो उन्होंने पहले बात की थी कि जो स्पीशीज़ जो हैं वक्त के साथ इवॉल्व होते हैं और इवॉल्व होने के साथ साथ जो है वो न्यू स्पीशीज़ को बर्थ देते हैं और उनका जो मतलब एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन है। वो यहीं पे वही बात कर रहे हैं कि भाई जो इंसान है उस इंसान के साथ साथ जो ओरंगुटन है इनके इमोशंस सेम है। लिहाजा ये बात करते हैं कि भाई इन दोनों के जो है मतलब जो स्पीशीज़ के एंसेस्टर्स मतलब जहाँ जो शुरुआत है वो इनकी सेम है। अब इन्होंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया इन स्पीशीज़ को। पहली जो स्पीशीज़ है उसे कहते हैं आर्डी पैथिकस,
दूसरा जो है होमो हैबिलिस, तीसरा जो है होमो इरेक्टस, और चौथा जो है होमो निंदरथल्स, और पांचवा जो है होमो सेपियंस जो इंसान है, जो आज हम कहते हैं। अब इसको इस्लाम कैसे नेगेट कर रहा है भाई? इस्लाम ने कहा है कि भाई ह्यूमन स्पीशीज़ जो है, मतलब ह्यूमन स्पीशीज़ टू अनदर इज़ रॉन्ग। वो कहते हैं कि इंसान किसी और मतलब एक मतलब चीज़ से बने, ये मुकम्मल तौर पे बात गलत है। इंसान के अंदर एवोल्यूशन पॉसिबल है। वो किस तरह? वो कहते हैं कि जैसे हज़रत आदम का जो मतलब जो हाइट थी उसकी 90 फुट थी, उसके बाद वो डिमिनिश हुई है, आज मतलब लोगों की हाइट कम है। तो इंसान के अंदर जो है एवोल्यूशन पॉसिबल है, पर इंसान किसी और स्पीशीज़ से बने, इस बात को वो मुकम्मल तौर पे नेगेट कर रहे हैं। और इसमें सूरह मोमिनून की दो जो हैं मतलब आयतें कोट करते हैं। उसमें एक आयत जो है वो कहते हैं ना कि एंड सर्टेनली डिड वी क्रिएट मैन फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ क्ले, हमने इंसान को जो है मोमट्टी के मतलब उससे वो मट्टी से बना है, सूरह मोमिनून की। और दूसरी बात ये कि देन वी प्लेस्ड हिम एज अ स्पर्म ड्रॉप इन अ फर्म लॉजिंग, जो इंसान की जो मैटिंग है, उस मैटिंग के थ्रू जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू एक इंसान बन रहा है। ये भी सूरह मोमिनून की बात है। अब ये जो डार्विन थ्योरी है, डार्विन थ्योरी की जो बुनियाद है, उसके जो एक कॉन्सेप्ट है, और इस्लाम इसको कैसे नेगेट कर रहा है, ये हमारी हो गई पार्ट नंबर 2। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमने क्लास में भी ये बात डिस्कस की थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, कहाँ से शुरू हो रही है, और उस दौर उसका टेन्योर क्या है, और उस टेन्योर में कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ये बात की जाती है कि काफ़ी एक सिविलाइज्ड और मैच्योर किस्म की सिविलाइजेशन थी। उनमें कौन कौन सी चीज़ें अभी हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो मतलब कहते हैं कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ साउथ एशिया में मतलब इसका जो लोकेशन है। ये इसका जो टाइम है वो 3300 BC से लेके 1300 BC तक इनका टाइम जो है, और इनके जो मैच्योर फेज़ है वो है 2600 से लेके 1900 BC तक। अब इसकी जो ग्राफिक एक्सटेंट है, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक इसका मतलब जो पूरी एरिया है, वो आप स्लाइड से देख लीजिएगा। अब इसमें जो डेवलपमेंट्स हैं वो अर्बन प्लानिंग है, बैक्ड ब्रिक्स हैं, मतलब जो ईंटें हैं वो बैक बना के उनको तैयार करके वो यूज़ करते थे। ड्रेनेज सिस्टम उनका बड़ा मशहूर है। उनके पास रॉयल बाथ वाला जो सिस्टम है वो, हैंडीक्राफ्ट काफ़ी मशहूर थे, सील कार्विंग, मुख्तलिफ जो उनके दौर में जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपको मिल सकती हैं। अब उनके बारे में जो एक दूसरी बात है वो कहते हैं इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, कि इट इज़ आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हड़प्पा जो है आपको पता है कि वो पंजाब जो हमारे रावी रिवर्स के साथ साथ फैसलाबाद वाला रीजन है, इसको हड़प्पा भी कहते हैं। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मतलब डायरेक्टली उसको जो मतलब लोकेट करते हैं वो मोहनजोदड़ो या लाड़काना से 27 किलोमीटर दूर जो है उनको मोहनजोदड़ो कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसको बुनियादी तौर पे इसका जो नाम है वो कहते हैं कि इंडस रिवर के पीछे इसको दिया गया है। अब उसके बारे में अब आगे आप थोड़ा स्लाइड्स को देखेंगे कि उनकी डिस्ट्रक्शन कैसे हुई है, और इसमें ज़्यादातर दूसरी जो इसमें डेवलपमेंट है या उसकी जो मुकम्मल तौर पे जो तबाह हुई है, उनके बारे में काफ़ी जो लोगों की राय हैं। जैसे में कुछ कहते हैं कि भाई आर्यंस ने इनको तबाह किया, बाकी कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई मानसून जो है सीजनल जो मतलब चेंज है उसके थ्रू क्या हुआ, फ्लड्स आई हैं। अब और कुछ लोगों का यही मानना है कि भाई जो चेंजिंग कोर्स ऑफ रिवर है उसके साथ साथ क्या हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी की पूरी तबाह हो गई। इससे रिलेटेड जो फर्दर डिस्क्रिप्शन है या जो इसकी डिटेल है वो आप लोग स्लाइड से भी उठा सकते हैं। अब उसके बाद जो है हमारे पास कुछ और टॉपिक्स हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। वो उसमें हम अभी डिस्कस करें चाइनीज़ जो सिविलाइजेशन है। चाइनीज़ सिविलाइजेशन को आप जब देखेंगे, अब उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो उसमें जो चीज़ें आप लोगों ने नोट करनी है वो ये देखें कि ये सिविलाइजेशन कहाँ से शुरू होती है, इसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज़ आ रही हैं, और इन डायनेस्टीज़ ने कैसे सरवाइव किया है, इनकी डेवलपमेंट्स क्या थी, और उन्होंने मतलब कौन कौन सी एरिया में मतलब इसकी ज्योग्राफी क्या है, और उसके साथ साथ जो है उन्होंने जो मतलब मुश्किल जो वक्त है या डिफ़िकल्ट जो टाइम्स है उनको उन्होंने कैसे फेस किया है। अब बहुत सारी डिटेल्स के बाद हमने 2 से 3 चीज़ें और भी डिस्कस की थी। हमने इसको कंटेम्प्रेरी जो चाइनीज़ हुकूमत है या जो भी उनके साथ उनको कनेक्ट करने की कोशिश की थी। उसमें जो हमने एक बात जो हमने डिस्कस की थी वो हमने जो उनकी जो ओपियम वार्स हैं
17वीं सेंचुरी में हमने उनको डिस्कस किया। उसके साथ साथ जो है जैसे ही मतलब चाइना बनती है, जब आज़ाद होती है, तो उसके फ़ौरन बाद जो है एक प्रोजेक्ट था उनका ग्रेट लीप फॉरवर्ड, हमने उसको डिस्कस किया। कल्चरल रिवोल्यूशन को डिस्कस किया। हालांकि ये मॉडर्न हिस्ट्री है चाइना की। हमने मतलब ओवरऑल जो है जो एंशंट जो चाइनीज़ हिस्ट्री हमने उनको देखा था, और उसमें हमने 2 से 3 चीज़ें ये भी की थी। पर मैं आपको ये भी 2 से 3 चीज़ें जो हैं वो रिवाइज करवा देता हूँ। उसके अलावा जो मतलब एक करंट टच है उसके हवाले से हमने चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को भी देख लिया था कि उनकी जो चाइनीज़ जो इन्वेंशंस हैं, ख़ास करके मईशत के हवाले से, उनमें उन्होंने कौन कौन से काम किए। उनका जो मॉडर्न डेवलपमेंट है वो मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर उनकी एक मतलब कड़ी है। ओपियम वार्स के बारे में हम देखेंगे कि भाई ओपियम वार्स 17वीं सेंचुरी है। अब इसमें जो इसके दौरान यहाँ सब कॉन्टिनेंट पे बरतानिया की हुकूमत है, या बरतानिया की हुकूमत नहीं है पर उनका यहाँ पे कंट्रोल था। यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब रूल चल रहा था, उनकी ये कोशिश थी कि हम चाइना की जो पूरी रीजन है हम उसके ऊपर भी किसी न किसी तरीके से कब्जा करें। उसका एक इंट्रोडक्शन है कि इंट्रोडक्शन में बरतानिया वाले यहाँ पे इस सोसाइटी में कैसे आते हैं, उनको कौन कौन सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। जब चाइनीज़ लोगों ने इनके साथ ट्रेड करना शुरू किया तो वो ट्रेड किस चीज़ के मतलब बार्टर सिस्टम में वो क्या से क्या देते थे उनको, और क्या उनसे वापस लेते थे। अब उसके बाद जो है बरतानिया ने क्यों मतलब कोई दूसरी ट्रिक इस्तेमाल की ओपियम वाली, और ओपियम वो कहाँ से लेके चाइना ट्रांसपोर्ट करते थे। और उसके बाद जो है ओपियम का जब इंक्रीज़, जब उसमें यूजेज का इंक्रीज़ जब बढ़ता जाता है, तो बढ़ने के बाद जो है उनकी जो किंग डायनेस्टी है, उन्होंने मतलब वहाँ पे एक मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट किया। और रेजिस्टेंस करने के बाद क्या होता है, उनके बीच जंगें होती है। और जो जंगें हैं उसमें फर्स्ट ओपियम वार है, सेकेंड ओपियम वार है, उनमें चाइना वाले जो हैं वो डिफीट कैसे खाते हैं, और उनकी डिफीट के पीछे असबाब क्या थे। और मतलब बरतानिया वाले, उनके पास लोग भी बहुत कम थे, पर उसके बावजूद भी वो चाइना वालों को डिफीट करते हैं इन ओपियम दोनों वार्स में। उनके पीछे असबाब या जो भी हमने एक डिटेल में डिस्कशन की हुई इसके बारे में, इस चीज़ को भी मैंने आपको थोड़ा बहुत उनको रिवाइज़ करवा दिया है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है वो उसमें जैसे ही चाइना की जो मतलब बर्थ होती है, बर्थ होने के फ़ौरन बाद जो है जो उनके कम्युनिस्ट लीडर थे माओ ज़ेडुंग, उन्होंने मतलब एक चाइनीज़ मतलब इकनॉमी को मतलब ग्रोथ करने के लिए उन्होंने स्टील इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने का सोचा। और स्टील इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने में उन्होंने जो एक पॉलिसी बनाई वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये 1958 से शुरू होती है। उनका ये मानना था कि 1972 तक मतलब ये 14-15 साल का जो टेन्यूर है, हमने बरतानिया को इस जो स्टील इंडस्ट्री वाले जो मतलब एरिया है, हमने उसको पीछे छोड़ना है। उसमें उन्होंने कौन कौन से इकदाम लिए, कौन कौन सी जो ईविल्स हैं उनसे उन्होंने जान छुड़वाई। उसके बाद कौन कौन से फेमाइन आते हैं, किस तरह की डिस्ट्रक्शन होती है, वो मुकम्मल तौर पे एक प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, और वो उस फेल होने के पीछे असबाब क्या थे। उसके फ़ौरन बाद जो है कल्चरल रिवोल्यूशन शुरू होता है, और उस कल्चरल रिवोल्यूशन में जो रेड गार्ड्स की हमने बात की थी, और रेड गार्ड्स किस तरह मतलब वो माओ ज़ेडुंग की पॉलिसीज़ को आगे ले जाते हैं, और वो कैसे एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। और उसी तरह जो है मतलब वहाँ की जो सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब होती जाती है, और उसके बाद जो है कल्चरल रिवोल्यूशन पे उनको एंड करना पड़ता है। ये चाइनीज़ सिविलाइजेशन में कुछ अहम बातें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की है। इनसे रिलेटेड जो हैं आपकी स्लाइड्स में जितनी भी बातें, उनको आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास एक और लेक्चर था जिसमें हमने ग्रीक सिविलाइजेशन और रोमन सिविलाइजेशन के बारे में हमने डिस्कशन की थी। और ग्रीक सिविलाइजेशन की जो बिगनिंग है, अब इस लेक्चर में आपने इस तरह उन चीज़ों को नोट करना है कि ग्रीक सिविलाइजेशन कहाँ से शुरू होती है और उसकी एरा क्या है, और उसमें जो ख़ास करके हमने जो जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि जो एक डेमोक्रेटिक जो एक मतलब सियासी निज़ाम जो है वो वहाँ से बनता है। उस डेमोक्रेटिक निज़ाम की जो मतलब एक खसूसियात थी वो क्या थी, उससे पहले एक थोड़ा बहुत जो मतलब उनके पास जो एक मुकम्मल तौर पे डिस्टर्बेंस रही, या उनकी जो सियासी एवोल्यूशन रही, और जिसमें हमने एथेंस की बात हमने की थी। और एथेंस के साथ साथ उसमें जो उनके फ़िलासफ़र्स हैं या उनके जो सियासी जो मतलब एक इम्पॉर्टेंट लोग थे, उन्होंने मुकम्मल तौर पे उनका सियासी जो निज़ाम है उनको तब्दील करके रखा। और तब्दील करने के बाद उन्होंने जो डेमोक्रेटिक सिस्टम लाया, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम की खसूसियात क्या थी, और हमने उनको कंपेयर करने की कोशिश भी की थी मॉडर्न जो वर्ल्ड है उसके साथ साथ कि उस डेमोक्रेसी में और आज की जो डेमोक्रेसी है उसमें फ़र्क क्या है, डेमोक्रेसी ने कैसे इवॉल्व किया है।
इसमें आप ग्रीक सिविलाइजेशन के आप जनरली उसको देखेंगे, सिविलाइजेशन कहाँ से शुरू होती है, कैसे उसमें डेवलपमेंट्स होती है, और उसमें खास करके अपने डेमोक्रेसी को आपने फोकस में रखना है कि जो डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन है वो कैसे मतलब आगे जा रही है। और उसके फ़ौरन बाद जो है आपकी जो है रोमन जो एम्पायर है, रोमन एम्पायर में उसमें उसकी जो टेन्योर है, उसका जो टाइम है वो कहाँ से शुरू होता है, और उसमें कौन कौन से मशहूर लीडर्स थे, और उनकी पूरी डेवलपमेंट के बाद जो उनकी एक्सपेंशन है, उस एक्सपेंशन के फ़ौरन बाद जो है उनका जो एक मतलब जो जब ज़वाल आता है, जब उनका डेक्लाइन आता है, तो उस डेक्लाइन के पीछे उनके असबाब क्या थे, वो आप सारे के सारे ये चीज़ें जो हैं आप उसमें देख लें। उसके बाद जो है हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी, वो थी हमने इस्लामिक कैलिफेट का जो निज़ाम है इस्लामिक सिविलाइजेशन की। इस्लामिक सिविलाइजेशन में पहली बात अगेन वही बात है कि ग्राफिक एक्सटेंट देखनी है कि भाई ग्राफिक एक्सटेंट मतलब ये जो पूरी सिविलाइजेशन है वो ये कहाँ पे हमें मिलती है, और इस सिविलाइजेशन की जो ग्रोथ है वो ख़ास करके उसका जो ताल्लुक है वो इस्लाम के साथ है। इस्लाम वहाँ पे अरेबिया में कैसे आ रहा है और किस तरह मतलब वहाँ पे वो कामयाब हो रहा है, और नबी पाक के आने के बाद जो वहाँ का जो पूरा का पूरा जो एक निज़ाम है वो किस तरह तब्दील हो रहा है, और तब्दील होने के बाद जो सियासी एक निज़ाम बनता है नबी पाक के जो बाद है वो एक कैलिफेट का निज़ाम बनता है। उसमें हमने इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम को हमने डिस्कस किया था। उस पॉलिटिकल सिस्टम में हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है जो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम जो उसके करैक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस्लामिक जो सियासी निज़ाम है वो इंटायरली जितने भी सियासी निज़ाम हैं उनसे तकरीबन जितने भी आज हमारे जो कंटेम्प्रेरी है उनसे वो मुख्तलिफ है। उसमें आपका जो सियासी निज़ाम में जनरली तौर पर उसको कैलिफेट कहा जाता है। उसमें जो कैलिफ है वो आपके प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंशियल या आपके प्राइम मिनिस्टर जितने भी पावर्स होते हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होते हैं आपके कैलिफ के पास होते हैं। इस निज़ाम में जो अपोजिशन का जो ओवरऑल जो तरीक़ेकार है वो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे मॉडर्न डेमोक्रेसी है या जो एथेंस की जो डेमोक्रेसी थी उसमें अपोजिशन थी, इसमें बिल्कुल अपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुरान पाक और शरिया को देखते हैं कि शरिया से सारी चीज़ें को वो डराइव करते हैं। इसमें जो सवरेंटी के बारे में हमने बात की थी, सवरेंटी इसमें और जो वेस्टर्न सवरेंटी उसमें क्या फ़र्क है, मतलब इसमें बुनियाद जो है सवरेंटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, और जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम उनमें सवरेंटी का जो ताल्लुक है वो आपके इंसान के साथ है। इसमें हमने शूरा की बात की थी, एक जो करैक्टरिस्टिक है जो मॉडर्न पार्लियामेंट है उसको उस दौर में हम शूरा कहते थे। शूरा दो हिस्सों में डिवाइडेड थी, एक शूरा खास और दूसरी शूरा आम थी। उसके अलावा उसमें जो दूसरी बात है जुडिशरी, बड़ी एक स्ट्रॉन्ग करैक्टरिस्टिक था। जुडिशरी का जो हेड था उसे आप काजी कहते हैं। और उसके अलावा जो कैलिफ है उस कैलिफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हमने बारे में बात की थी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये सारी की सारी जो बातें हमने उसमें डिस्कस की है। उनमें जो इस्लामिक सिविलाइजेशन में जो 3 डायनेस्टीज़ हैं, एक उमय्यद है, दूसरी फातिमिद है और फातिमिद के साथ साथ अब्बासिद हैं। ये तीनों जो हैं वो उसमें आ रहे हैं। इनको आप जनरली वहाँ से अपनी स्लाइड से देख लीजिए।